एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन। गाइस, जो सिंथेसिस के बचे हुए पार्ट्स हैं आज हम उन्हें कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं बने रहे तो वीडियो के अंत में जो प्रैक्टिस होगा वो आपका छूट जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए कि किस तरह से कौन से सिंथेसिस का यूज़ करके, कौन से क्लाउज का, कौन से फ्रेज का, कौन से पार्टिसिपल का यूज़ करके हम सेंटेंस को सिंथेसिस कब करते हैं, ये तो क्लियर होगा प्रैक्टिस के बाद ना। तो आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हे गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन नॉन स्टॉप लर्निंग। लेट्स स्टार्ट सिंथेसिस। तो आज हम सीखेंगे सिंथेसिस बाय यूजिंग अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब आपको लगेगा कि ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होते हैं। ठीक, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र कारक। ठीक ना, इसका मतलब होता है ऐसा कारक जो स्वतंत्र हो। ठीक ना, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? स्वतंत्र कारक, ऐसा सब्जेक्ट जो स्वतंत्र हो। ठीक ना, इसे बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, आइए देखते हैं। पहला रूल कि सब्जेक्ट डिफरेंट होगा। जब भी सेंटेंस दो होगा, जो जिन दोनों सेंटेंस को हम लोग सिंथेसिस करेंगे वो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। ठीक ना, लाइक द हाउस, द एंटायर एरिया, सब्जेक्ट अलग है। ठीक है, अब देखिए, बट अपियर टू बी रिलेटेड इन सम वे, पर आपस में संबंधित होंगे, रिलेटेड होंगे, ऐसे लगेंगे कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसे बनाने के लिए वर्ब के साथ हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस में और हैविंग बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस में। सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? अगर वर्ब के बाद V3 का डायरेक्टली यूज किया जाएगा इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद, तो हम समझ जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक ना, क्योंकि इज, एम, आर के बाद V3 का यूज हमारे टेंसेज वाले सेंटेंस में नहीं होते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस को, समझ में आ जाएगा। देखिए, द हाउस वॉज वर्गल्ड, यहाँ देखिए वॉज के बाद V3। ठीक ना, यहाँ पे वर्ब के बाद V3 डायरेक्ट है। ठीक ना, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो ये हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे। ठीक है, इसमें हम हैविंग बीन प्लस V3 का यूज करके इसे हम सिंथेसाइज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा सिंथेसिस वाला वाक्य, द हाउस हैविंग बीन burgled, ये तो V3 में ऑलरेडी है, burgled। उसके बाद ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक ना, द entire area was cordoned off। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया कि घर में चोर, बरगल्ड का मतलब होता है चोर, बरगलर का मतलब होता है चोर, बरगल्ड कर लिया यानी कि चोरी कर लिया। घर में चोरी होने के कारण द एंटायर एरिया, जो पूरे इलाका का ही जो एरिया था, पूरे उस घर के अगल बगल का, उसमें घेराबंदी कर दी गई। ठीक ना, कॉर्डोन्ड ऑफ मतलब घेराबंदी कर दी गई, यानी कि घर में चोरी होने के कारण पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। द हाउस हैविंग बीन burgled, the entire was cordoned off। ठीक है, यानी कि घर में चोरी होने के कारण पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। द हाउस हैविंग बीन burgled, the entire area was cordoned off। क्लियर? तो जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहेगा तो हैविंग प्लस V3, और जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस रहेगा तो हैविंग बीन प्लस V3। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक सेंटेंस को अलग से प्रैक्टिस करेंगे, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया था। तो ये हो गया आपका क्लियर कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज को हम पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट अलग अलग है, सेंटेंस पैसिव में है या एक्टिव में है, उसके बाद हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे हैविंग बीन प्लस V3 और हैविंग प्लस V3 के द्वारा। ठीक ना, तो चलिए आप सीखते हैं दूसरा सिंथेसिस की और सेंटेंस को कैसे जोड़ें। देखिए अगला है हमारा कि बाय यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है समानाधिकरण संज्ञा। अपोजिशन नाउन का क्या मतलब होता है? समानाधिकरण संज्ञा। ठीक है, तो अपोजिशन का अर्थ होता है किसी संज्ञा यानी नाउन के ठीक बाद दूसरी संज्ञा। देखिए इसको हम हिंदी में इसलिए लिखे हैं ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए
क्योंकि इंग्लिश में आप किसी भी बुक से खुद भी लिख सकते हो, गूगल से ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हो, बट यहाँ समझाने का ये कारण है कि आपको हमारा हिंदी लैंग्वेज है तो ये समझ में जब आएगा तभी तो आप इसे इंग्लिश में प्रयोग कर सकोगे। मेरा मानना है कि हम हिंदी से जब इंग्लिश सीखते हैं तो वी कैन लर्न ईजिली, है ना। देखते हैं, तो किसी संज्ञा नाउन के ठीक बाद दूसरी संज्ञा के वाक्यांश का प्रयोग करना जो उसी के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। अब ये क्या बोला जा रहा है, इसके मुख्य नाउन के बाद ये कॉमा लगाकर लिखा जाता है, तो पोजीशन समाधिकरण इसको करते हैं। आप समझ में आ गया जो लिखा है उसको, लेकिन एग्जाम्पल में क्लियरली सीखेंगे हम। देखिए, रश्मि इज माई नेबर, ये एक सेंटेंस है कि रश्मि मेरी नेबर है, पड़ोसी है। सी इज अ हेल्पफुल गर्ल, वो एक हेल्पफुल गर्ल है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, इसको सिंथेसिस जब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्या करता है, मुख्य नाउन के बाद कॉमा लगाकर लिखा जाता है। तो मुख्य नाउन क्या है हमारा, रश्मि, रश्मि, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसी के बारे में ये भी है कि इज माई नेबर, मेरा नेबर भी है, और सी इज अ हेल्पफुल गर्ल, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे रश्मि कॉमा माई नेबर, माई नेबर। अब एक ही बार इज का प्रयोग करेंगे, ये रश्मि के बारे में ही बता रहा है कि मेरा नेबर है, ठीक ना। इज आ हेल्पफुल गर्ल, जो रश्मि मेरी नेबर है वो कैसी है, हेल्पफुल गर्ल है, दूसरों की मदद करने वाली है। तो ये तो बहुत ईजी है, फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे और प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे, डोंट वेरी डोंट वेरी। चलिए चलिए फटाफट लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके कॉपी में नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप बाद में ये पढ़ सके इसे एग्जाम के टाइम में, ठीक है। गाइज, ये वीडियो सिंथेसिस का बहुत ही बड़ा है और मैंने पार्ट वाइज करके इसे इसलिए बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, आप वहाँ जाइए, उसे ढूंढिए और लिखिए, या फिर मेरे वीडियो पर मेरे चैनल को विजिट करिए, तो वहाँ आप ढूंढने पर मिल जाएगा आपको सिंथेसिस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और भी ग्रामर के जो भी आपको पढ़ने हैं आपको मिल जाएंगे इसलिए। अगर गाइज वीडियो पसंद आता है, जैसे लाइक तो करना बनता है ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और यूजिंग। बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद अ नाउन और अ जिरंड। अब प्रीपोजिशन और जिरंड वाले नाउन के साथ कैसे यूज करके हम सिंथेसिस करेंगे सेंटेंस को। कभी कभी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन जैसे बिसाइड्स, फॉर, ऑन, आफ्टर इसका यूज करते हैं, के साथ साथ किसी नाउन या जिरंड का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में हम इस बात को क्लियर कर पाएंगे। देखते हैं, ये सेंटेंस है हमारा कि ही एट ऑल द पुडिंग, वह सारा पुडिंग खा गया, ठीक ना। ही एट एन आइसक्रीम ऑल्सो, फिर से आइसक्रीम भी खा लिया। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं ना कि सारा खीर खत्म करने के बावजूद उसने आइसक्रीम भी खा लिया। तो हम इसे बिसाइड से जोड़ेंगे, तो बिसाइड को हम पहले लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि बिसाइड का रूल है कि पहले ही लिखें, ये बीच में भी आ सकता है, बट इस सेंटेंस में हम पहले लिख सकते हैं। बिसाइड ईटिंग, देखिए यहाँ पे एट था ना, इसका हम यहाँ पे इसको जिरंड फॉर्म में कर दिए, तो जो पहला सेंटेंस है उसको हम क्या करेंगे, जिरंड फॉर्म में कर देंगे उसके वर्ब को, ठीक ना। लिखेंगे बिसाइड्स ईटिंग ऑल द पुडिंग, सेंटेंस को एज इट इज, उसके बाद इसको एज इट इज, ठीक ना। ही एट एन आइसक्रीम ऑल्सो, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, जो भी बदलाव आया है वो फर्स्ट सेंटेंस में आया है। क्लियर। दूसरा देखिए, बाय यूजिंग एन एडवर्ब। अब एडवर्ब का यूज करके भी सिंथेसिस सेंटेंस को करते हैं। कैसे करते हैं, तो जो एडजेक्टिव होते हैं सेंटेंस में, इसमें भी देखिए दो सेंटेंस कौन सिंथेसिस करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होगा, जो नाउन की विशेषता बतला रहा होगा, उसको हम क्या करेंगे, एडवर्ब में चेंज कर देंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए, ही विल अटेंड द वेडिंग, ठीक है, दैट इज सर्टेन, यह निश्चित है कि वह वेडिंग अटेंड करेगा ही करेगा। तो हम क्या करेंगे, ही विल एज इट इज। अब यहाँ पे जो सर्टेन है दूसरे वाले में हमारा एडजेक्टिव, इसको बदल देंगे हम एडवर्ब में, ठीक ना। क्या करेंगे, विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव को विशेषण एडवर्ब में बदल देते हैं, ठीक ना। तो ही विल, सर्टेन को बदल दिए सर्टेनली में, ही विल सर्टेनली अटेंड द वेडिंग। क्लियर। तो अभी इस तरह के एग्जाम्पल्स और भी दूंगी मैं, और आपको भी बनाना होगा और कमेंट बॉक्स में भेजना ही होगा। तो पहले इसको समझ रहे हैं कि नहीं, ये कमेंट में भेजिए, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, ये डाउट भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए,
टेक स्क्रीनशॉट। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। आर यू रेडी? करते हैं प्रैक्टिस। लेट्स प्रैक्टिस कि किस तरह से सेंटेंस को सिंथेसिस करते हैं। ब्रैकेट में दिया गया है कि आपको कौन सा मतलब किस चीज़ का यूज करके, जैसे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का, या फिर नॉमिनेटिव, या फिर नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का, इन सभी का यूज जो भी हमने पढ़ा था उन सब का यूज करके किस तरह से हम सेंटेंस को सिंथेसाइज करते हैं। देखिए, The train arrived, the vendors ran to sell edibles। अब देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, याद कीजिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज हम किसको कहते हैं? स्वतंत्रकर्ता को कहते हैं, जिसके रूल क्या थे? रूल थे कि हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस में लगाते हैं और हैविंग बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस के लिए लगाते हैं। तो सेंटेंस को पहचानिए। द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, इज एम आर वॉज वेयर के बाद V3 होगा तभी तो हम समझेंगे कि ये पैसिव में है, इट मीन्स ये एक्टिव में है। तो हम क्या लिखेंगे? द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, हैविंग के बाद सीधा V3, ठीक है। द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, बस और कुछ नहीं करना है। ये जो सेंटेंस है इसको पूरे लिख देना है। द वेंडर्स ran to sell the eatables, जो भी बोले आप, ठीक है ना। मीन्स जो ही ट्रेन रुकी, अराइव हुई, कि वेंडर्स जो सामान बेचने वाले होते हैं, मीन्स ट्रेन पे आते हैं ना बेचने के लिए, वो क्या किए, उसमें सेल करने के लिए, अपने सामान सेल करने के लिए चढ़ गए, ठीक ना। जोहर इज माई क्लासमेट, ही इज अ क्रिकेटर, अ नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। एक बार दिमाग में बात को घुमाइए कि जो अपोजिशन वाले सेंटेंस होते हैं उसको हम, जो मुख्य नाउन होता है, जो मेन नाउन होता है, उसी के बारे में सेंटेंस और कुछ कहता है ना। तो उसके बारे में मुख्य नाउन को कॉमा के साथ ऐड करते हुए आगे हम लिखेंगे। देखिए, जॉन इज माई क्लासमेट, सॉरी जोहर, हम लिख सकते हैं जोहर माई क्लासमेट, जोहर के बाद कॉमा, माई क्लासमेट, यहाँ भी कॉमा अराइव्ड के बाद, ठीक है। क्लासमेट इज अ क्रिकेटर, ठीक है ना, अ क्रिकेटर। इसी के बारे में दोनों बात बताया जा रहा है, जोहर के बारे में ही तो बताया जा रहा है कि माई क्लासमेट है और वो क्या है? एक क्रिकेटर है, लिख दिया हमने सिंपल सा। द टाइगर वॉज कॉट, द विलेजर्स फेल्ट सेफ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक इसकी तरह हैविंग, या फिर अब यहाँ पे देखिए वॉज कॉट, समझ में आ गया कि ये पैसिव ही है, तो हम इसे हैविंग प्लस बीन का यूज करेंगे, ठीक ना, हैविंग बीन प्लस V3। द टाइगर having been caught, the tiger having been caught, comma, the villagers felt safe, बाघ पकड़ा गया तो विलेजर सेफ फील किया, ठीक ना। the villagers felt safe, got it। now Salma visited Greece, Greece is one of the ancient place with rich heritage, a noun phrase in अपोजिशन, मीन्स इस तरह से कोमा लगा करके, ठीक ना। तो हम लिखेंगे सलमा कॉमा विजिटेड ग्रीस कॉमा, उसके बाद इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये डबल रिपीट नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से लिखेंगे वन ऑफ द एंशिएंट प्लेस विद रिच हेरिटेज, ठीक है। मीन्स सलमा विजिट की ग्रीस, जो कि क्या है कि एक रिच एंशिएंट हेरिटेज है, मतलब विरासत की सबसे समृद्ध जगह है, वहाँ पे विजिट की कौन? सलमा, ठीक ना। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा ये कहाँ पे कौन सा ये जोड़ेंगे हम फ्रेज को, वो आपको समझ में आ गया होगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ढेर सारे प्रैक्टिस सिंथेसिस का अभी भी बाकी है, बट डोंट वरी, मैं आपको टीच नहीं करूँगी, मैं आपको कोई रूल्स नहीं बताऊँगी, मैंने जो रूल्स बताए हैं उन्हीं के प्रैक्टिस करूँगी ताकि आपका क्लियर हो जाए सिंथेसिस।
और कभी कोई किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो 12th का हो या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आपको कोई दिक्कत ना आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।